नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर से भरा हुआ है और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस के लिए, जो कि हैं कसौल, तीर्थन वैली, जीभी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिन्हें घूमने के बाद आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। और इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि आप इन स्थानों तक कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह की फूड फैसिलिटीज़, होटल फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपको इन सभी स्थानों को घूमने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हिमाचल प्रदेश की इन ऑफ बीट प्लेसेस को। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे जीभी को और वहाँ देखेंगे जीभी वाटरफॉल, जो कि काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे मिनी थाईलैंड के लिए, जहाँ पर पहुँचकर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम थाईलैंड में आ चुके हैं। और फिर मिनी थाईलैंड से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे जालोरी पास के लिए, जो कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, जहां से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जालोरी पास के बाद हम चलेंगे गुशैनी विलेज के लिए, जो कि एक खूबसूरत स्थान है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। गुशैनी विलेज के बाद हम चलेंगे चोई वाटरफॉल के लिए, जिसकी स्थानीय लोगों में काफ़ी मान्यता है और ये वाटरफॉल भी काफ़ी खूबसूरत है। और फिर तीर्थन वैली से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कसौल के लिए, जहां पर हम करेंगे रिवर साइड कैंपिंग और दर्शन करेंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस ट्रिप के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जीबी में सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जीबी वाटरफॉल, जिसका जीबी सेंटर से डिस्टेंस है लगभग 800 मीटर का। और मेन रोड से अगर आप देखेंगे तो ये मेन रोड है, मेन रोड से एक साइड में रास्ता फटता है, जहाँ से जीबी वाटरफॉल सिर्फ 100 मीटर रह जाता है। यहाँ तक आप अपना व्हीकल भी ला सकते हैं और चाहें तो ऊपर भी जाता है, लेकिन ऊपर रास्ता थोड़ा सकड़ा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्हीकल कहीं पार्क कर सकते हैं। और फिर 100 मीटर की जस्ट चढ़ाई रह जाती है। ट्रैकिंग करने वाला रास्ता सिर्फ 100 मीटर का है और ऊपर की ओर हमें जाना होता है जीबी वाटरफॉल के लिए। जीबी वाटरफॉल के लिए जब हम ट्रैक करते हैं तो रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है, जिसमें कि आपको खूबसूरत सा वैली व्यू नज़र आएगा और काफ़ी सारी हरियाली नज़र आएगी। तो अब हम जीबी वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। वाटरफॉल जाने के लिए इस तरह का एक गेट आता है बीच में, और इस गेट को क्रॉस करते हुए हमें अंदर की ओर जाना होता है। जीबी वाटरफॉल जाते वक्त जो ट्रैक है वो काफ़ी खूबसूरत है। कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं यहाँ पर और इस तरह की ट्रैकिंग करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। जब आप जीबी वाटरफॉल आएंगे तो ये नज़ारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब इस खूबसूरत रास्ते से ट्रैक करते हुए हम पहुंच चुके हैं जीबी वाटरफॉल के काफ़ी करीब, और ये वाटरफॉल दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नेचुरल शावर हो। जीबी वाटरफॉल कपल्स के लिए, बैचलर्स के लिए और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। तो अच्छे पिक्चर्स भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ की सराउंडिंग भी आप देखेंगे तो टोटली ग्रीनिश है, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव होगा। वाटरफॉल के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखें तो एक रेनबो नज़र आ रहा है। ये है रेनबो, ये है।
जीबी वाटरफॉल के पास कुछ इस तरह के कैंप्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। जीबी में एक बहुत खूबसूरत स्थान है जिसे अब हम देखने आ चुके हैं। इसका नाम है कूल्ही कतांदी। इसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है। इसके अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये जीबी सेंटर से पास में ही है, लेकिन जब आप गूगल मैप का यूज़ करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मे भी शायद ये जगह आपको ना मिले, लेकिन आप लोकल से जब पूछेंगे तो आपको ये जगह मिल जाती है। तो थोड़ा सा इसके लिए नीचे की ओर ट्रैक करते हुए जाना होता है। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन नीचे चलते हैं और फिर वहाँ से नज़ारा देखेंगे मिनी थाईलैंड का। मिनी थाईलैंड तक जाने के लिए जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा बहुत सारे रास्ते हैं कहाँ जाना चाहिए। तो ये इस तरह की कुछ शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, अभी खुली तो नहीं है लेकिन इस तरह की शॉप्स हैं। शॉप से एक पतला रास्ता जाता है जिससे आपको आगे बढ़ते हुए चलना होता है। तो अभी हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो कि मिनी थाईलैंड घूमने आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ऑफ बीट है, बहुत कम लोग आते हैं जी। नीचे उतरना थोड़ा डिफिकल्ट है तो काफ़ी कम ही लोग आते हैं। ओके। बट वहाँ पे बैठ के जो शांति है, वाइब्स है, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। बढ़िया है। हाँ। मतलब अच्छा लगा एक्सपीरियंस? हाँ, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। मिनी थाईलैंड तक पहुंचने के लिए जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा, जिसमें कि एक वाटर फ्लो है जो कि आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी आप बैठकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब इस काफ़ी खूबसूरत ट्रैक को करते हुए हम पहुंच चुके हैं मिनी थाईलैंड के मेन स्पॉट पर। यहाँ एक्चुअल में बाहर से देखेंगे तो आपको नॉर्मल से ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर आते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि मिनी थाईलैंड दिखता कैसा है। थाईलैंड में एक्चुअल में इस तरह के रॉक शेप्स आपको काफ़ी मिलेंगे और आप यहाँ आएंगे तो इस तरह का व्यू आपको नज़र आएगा जो कि प्योर थाईलैंड व्यू है। थाईलैंड में जब आप जाते हैं तो इसी तरह के दो बड़े रॉक्स और उसके बीच में से पानी बहता हुआ आपको नज़र आता है। तो इसी वजह से इस स्थान का नाम मिनी थाईलैंड दिया गया है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनके बीच में से इस तरह का व्यू नज़र आता है, लेकिन यहाँ थोड़े छोटे हैं, लेकिन जो व्यू है वो थाईलैंड वाला ही इस जगह मिलता है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। मैं थोड़ा और दिखाना चाहूँगा आपको इसको क्लोज़अप में। तो अब मैं मिनी थाईलैंड के मेन व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ और ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है क्योंकि पानी काफ़ी साफ़ है। जैसा कि थाईलैंड में आप देखते हैं इस तरह का पानी बिल्कुल साफ़ रहता है, उसी तरह का साफ़ पानी है। और ये जगह कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता और कपल्स यहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, फ़ोटोजेनिक भी है, क्योंकि आप इससे थोड़ा सा पीछे होकर जब फ़ोटोज़ लेते हैं तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी आप क्लिक कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि आप थाईलैंड में आ चुके हैं। मिनी थाईलैंड के थोड़ा सा दूसरी साइड में इस तरह का एक पेड़ रखा हुआ है जिस पर आप बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दूर से आप देखेंगे तो वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा और दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छा वाटर फ्लो है जो कि मिनी थाईलैंड से भी नज़र आता है। और ये एक अच्छा मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आप यहाँ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं तो बैठकर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। मिनी थाईलैंड में हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्हें मिनी थाईलैंड का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैम आप बताना चाहेंगे कुछ, कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। ऑल वाज गुड। और पिक्चर व्यू तो अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू। हाँ। पिक्चर्स भी हमने बहुत सारी ली हैं। अच्छा। और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत अच्छा है सर। आपका इस जगह को आपको पता ही होगा, इसे मिनी थाईलैंड कहते हैं ना। जी, जी। और इस एरिया को देख के और यहाँ पे थोड़ा फील आता है ना। थाईलैंड अगर आप गए हो, अगर नहीं है गए तो एक होता है मिनी बजटेड में आपको थाईलैंड घूमना, यहाँ पे आप आ सकते हो, है ना। यहाँ पे बाकी व्यू बहुत अच्छा है, पानी बहुत ठंडा है, टेम्परेचर भी, क्योंकि सर्दियों का टाइम भी आ रहा है तो टेम्परेचर ठंडा है। व्यू काफ़ी अच्छा है, उस तरफ भी आप जाएंगे, कपल्स के लिए अच्छा है ना। अगर आप कोई शांति वाली जगह ढूंढ रहे हो, जैसे होता है पीसफुली है, क्योंकि आप मनाली कुल्लू जाते रहते हो, बट ये कुछ ऐसी है ज़्यादा सुना भी नहीं। तीर्थन वैली एक ऐसी वैली है, आप लोग आ जा सकते हो। शांति अगर आपने बितानी है 2-3 दिनों के लिए, एक वीकेंड, अगर अच्छा वीकेंड आप प्लान कर रहे हो, यू कैन कम टू जीबी। शांति वाली जगह, या पीसफुली। थैंक यू।
तो अब मिनी थाईलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं जालोरी पास के लिए, जिसका डिस्टेंस जीबी से लगभग 12 किलोमीटर्स का है, यानी कि 12 किलोमीटर का रास्ता पार करके हमें जालोरी पास जाना होता है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है और एडवेंचर से भरा हुआ है। इस रास्ते के बीच में कुछ गांव भी पड़ते हैं, जहां पर कुछ कैफेज और होटल्स बने हुए हैं, जहां अगर आप चाहें तो कुछ देर रुककर वैली के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अब एक इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जीबी की हाइट समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की है, और जब हम जालोरी पास पहुंचते हैं तो जालोरी पास की हाइट है लगभग 10,000 फीट की, और दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का। तो जब हम जीबी से जालोरी पास तक पहुंचते हैं तो हम जीबी की लगभग डबल हाइट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीबी तो सिर्फ 5000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन जालोरी पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो जब हम जीबी से जालोरी पास के लिए जाते हैं तो रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला हमें देखने मिलता है, और इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस रास्ते पर ड्राइव कर सकता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और खड़ी चढ़ाई वाला है। तो अब इस एडवेंचरस रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं जालोरी पास, और मैं यहां से आपको एक व्यू दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको माउंटेन रेंज नज़र आएगी, और दूर वाले पहाड़ देखेंगे तो वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। यहाँ से मतलब ये इतनी ऊंचाई पर जगह है कि यहाँ से हम देखें तो एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे के बाद बहुत सारे पहाड़ एक साथ हम देख सकते हैं, और जो आखिरी वाले पहाड़ हैं उन पे स्नो भी नज़र आती है। वैसे ये मंथ है अक्टूबर का, जब आप यहाँ दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक आते हैं तो बहुत सारी स्नो आप यहाँ देख पाएंगे। हालांकि अभी मैं आपको थोड़ा सा इस जगह का टूर देना चाहूँगा। ये जालोरी पास का बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक मंदिर है काली माँ का। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको मंदिर में भी दर्शन करेंगे, और इस जगह की हाइट बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह की हाइट एक्चुअल में है कितनी। ये तो है काली माँ का मंदिर, जहाँ पर अभी हम दर्शन करने वाले हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले मैं आपको इस जगह की हाइट बताना चाहूँगा। काफ़ी ऊंचाई पर है ये जगह, जो कि इसकी अगर हाइट अगर फीट में बोलें तो 10,280 फीट की ऊंचाई पर है, और अगर मीटर में बोलें तो 3,132 मीटर्स की ऊंचाई पर ये जगह है। और ये है काली माँ का मंदिर, जहाँ पर अब हम दर्शन करने वाले हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और स्थानीय लोगों की मंदिर में काफ़ी मान्यता है। काली माता मंदिर के पास ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। जालोरी पास से दो स्थान हैं जहाँ तक ट्रैकिंग करके पहुँचा जा सकता है। पहला तो है सेलोरसर लेक, जो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना होता है, और ये 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और उसके बाद एक तालाब आता है जिसकी स्थानीय लोगों में काफ़ी मान्यता है, और वहाँ पे एक पक्षी भी पाया जाता है जो कि पानी में अगर कोई तिनका भी गिरता है या कुछ लकड़ी गिरती है या पत्ता गिरता है तो आप उठा के साइड में रख देता है, और एक तरह से वो तालाब पूरा साफ़ रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ी नागिन मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जगह यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, रास्ता गाड़ी लायक नहीं है। और अगर इस डायरेक्शन में देखें, दूसरी वाली डायरेक्शन में, तो आता है रघुपुरगढ़, यानी कि रघुपुर फोर्ट आता है, लेकिन वो फोर्ट बचा नहीं है। फोर्ट एक तरह से खंडर हो चुका है, सिर्फ पत्थर वगैरह ऐसे नज़र आएंगे। वो एक तरह का व्यू पॉइंट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ के लिए। तो ये दोनों जगह आप जा सकते हैं, लेकिन दोनों स्थान के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। व्हीकल नहीं चाहता, तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए करना चाहते हैं या ट्रैकिंग आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक 360 पॉइंट है यहाँ पर, जो कि 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि आधा किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं 360 व्यू पॉइंट के लिए, और इसका रास्ता काली माता मंदिर से थोड़ा सा आगे आते हैं, इस तरह से पगडंडी वाला रास्ता है जिससे हमें ऊपर की ओर जाना होता है। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ट्रैक होते हुए, ये जा रहा है सेलोरसर लेक के लिए।
360 पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कच्चा है और खड़ी चढ़ाई वाला है, क्योंकि हमें माउंटेन पे चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। आप वहाँ पीछे पेड़ देख रहे होंगे, उन पेड़ के पीछे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से 360 व्यू आप ले सकते हैं। मतलब इधर के पहाड़ भी दिखेंगे आपको, इधर के पहाड़ भी दिखेंगे, मतलब पूरा का पूरा 360 व्यू आप कवर कर सकते हैं। तो हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर आपको वहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। तो अब मैं आपको ओवरव्यू के लिए दिखाना चाहूँगा कि जालोरी पास से रास्ते किस तरह से जाते हैं। ये जो मेन रास्ता आप देख रहे हैं, ये तो जालोरी पास से आने का है, यानी कि अगर आप जीबी से जालोरी पास आना चाहते हो तो इस रास्ते से आएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये शिमला भी जाता है, ये वाला रास्ता। और जो सामने रास्ता जा रहा है वो जाता है रघुपुर गढ़ के लिए। और ये जो पीछे वाला रास्ता है, यहाँ पर थोड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन वहाँ पीछे ट्रैक करने वाला रास्ता है, इसी रास्ते से जाते हैं सैलोरसर लेक के लिए। और बूढ़ी नागिन मंदिर भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं गोशैनी विलेज के लिए, जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि गोशैनी विलेज पहुँचने के लिए हमें वापस से जीभी पहुँचना पड़ता है। जैसे कि हम जीभी से जालोरी पास के लिए गए थे, तो अब जालोरी पास से वापस से हमें रिटर्न जीभी आना पड़ेगा। और फिर जीभी से एक रास्ता जाता है जो कि गोशैनी विलेज के लिए है। तो अब हम वापस से जीभी में पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं गोशैनी विलेज के लिए। लेकिन जीभी का एक खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने आया है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जीभी एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये जिस लोकेशन पर बसा हुआ है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब हम आ चुके हैं गौसानी विलेज, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ घर बने हुए हैं। गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखने वाला जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। अभी जिस नदी के किनारे हम खड़े हुए हैं, ये नदी है फलाचन रिवर। जो तीर्थन वैली का नाम रखा गया है वो तो तीर्थन रिवर के नाम पे रखा गया है, जिसे अभी हम देखेंगे। लेकिन ये जो फलाचन रिवर है, ये एक अलग रिवर है जो कि गौसानी गांव से के साइड से होते हुए गुजरती है। गौसानी गांव एक तरह से इसके किनारे पर ही बसा हुआ है। और अभी एक वुडन ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ का मैं सीन आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये जगह पूरी वैली से भरी हुई है। और जब दिसंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको बर्फ़ नज़र आती है। ये जो ग्रीन वाले पहाड़ हैं ये बिल्कुल वाइट कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी काफ़ी होती है। गौसानी एक बहुत ही शांत और ख़ूबसूरत जगह है। अगर आप अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी से, अपने बिज़ी शेड्यूल से तंग आ चुके हैं, तो ये जगह आपको टोटली रिलैक्स कर सकती है। क्योंकि नदी किनारे बैठकर जब आप इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करेंगे तो आपका टोटल स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और गौसानी सिर्फ इसीलिए नहीं आएंगे आप, यहाँ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप रिवर क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो फ़िशिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राउट नाम की मछली पाई जाती है, जिसकी ट्राउट फिशिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउंटेन्स में चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो है ही सही, जहाँ पर आप जाके कैंपिंग कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पानी के पास बैठेंगे तो सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी, नेचर की आपको आवाज़ आएगी, जिससे कि आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा। मतलब ये बहुत प्यारी जगह है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप परेशान हैं, बहुत रोज़ के जो काम हैं अगर उससे थक चुके हैं, तो यहाँ आके रिलैक्सेशन करने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तीर्थन वैली में अब हम जा रहे हैं एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिए, जो कि है चॉय वाटरफॉल। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो गौसानी से ये 4 किलोमीटर दूर है। और अगर बंजार से देखें तो बंजार से ये 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ बोर्ड्स पर लिखा हुआ है, माइलस्टोन है एक, और यहाँ एक कैफ़े भी बना हुआ है, चॉय वाटरफॉल कैफ़े। अगर आप यहाँ चाहें तो कुछ फूड ट्राई कर सकते हैं। और जो चॉय वाटरफॉल का रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का, थोड़ा सा दूर है हमसे। यहाँ से सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। लगभग
आधा घंटे का इसका ट्रैक होता है। वैसे अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, यहाँ पे लोगों ने बोला कि आधा घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअल चलते हैं और ऊपर से आपको एक्चुअली बताएंगे कि कितना लंबा रास्ता है, कितना टाइम लगता है ऊपर ट्रैक करने के लिए। वाटरफॉल के लिए जो रास्ता जाता है वो इस तरह से घरों के साइड से होकर जाता है। एक छोटा सा गांव टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर, और जो रास्ता है शुरुआत इसकी सीढ़ियों से होती है। कुछ स्टेप्स हमें चढ़ के ऊपर जाना है, फिर आगे जाके थोड़ा कच्चा रास्ता है उसे ट्रैक करते हुए ऊपर जाना होता है। चोई वाटरफॉल पर ट्रैक करते करते बीच में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है तीर्थन वैली का। इसका नाम तीर्थन वैली तीर्थन नदी के नाम पर है। जो नदी आप नीचे देख पा रहे हैं ये है तीर्थन रिवर, और इस घाटी का नाम तीर्थन घाटी इसी नदी के नाम पर दिया गया है। और तीर्थन वैली में आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पर छोटे छोटे इस तरह के गांव नज़र आएंगे। जैसे कि आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं एक छोटा सा गांव है, और जो दूर गांव आप देख पा रहे हैं वो है गुसैनी, जो कि हमने देखा। और इस तरह के छोटे छोटे गांव पूरी की पूरी वैली में जगह जगह पर बने हुए हैं। चोई वाटरफॉल के ट्रैक के बीच में कुछ घर भी आते हैं, कुछ गांव के लोग यहाँ भी रहते हैं। चोई वाटरफॉल जाने का जो ट्रैक है उसमें पहले तो ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर नीचे चढ़ना पड़ता है। और अभी नीचे तो हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाना है। वो रास्ता आपको जो नज़र आ रहा है उस साइड पे हमें ऊपर चढ़ के जाना है। लेकिन जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल हरियाली से भरपूर। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ग्रीनरी के बीच में आकर आप एक तो आपका मन खुश हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बन जाता है। तो यहाँ आप कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर बाद में जो एक खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आता है, ये एक तरह का कच्चा रास्ता है और काफ़ी पतला है। एक साइड तो आपको खाई नज़र आएगी और दूसरी साइड माउंटेन, और ये चढ़ाई वाला रास्ता काफ़ी थका देने वाला है, तो एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। ट्रैक करते हुए हमें यहाँ एक बोर्ड मिला है जिस पे लिखा है चोई झरना, जो कि उधर की साइड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चोई वाटरफॉल भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। चोई वाटरफॉल के ट्रैक से दूसरी साइड देखें तो कुछ खेत नज़र आते हैं, और ये खेत नॉर्मल वाले नहीं, सीढ़ीदार खेत हैं, और कुछ घर भी बने हुए हैं जो लोग यहाँ खेती करते हैं। तो फाइनली अब हम चोई वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ से झरना दूर है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो वाटरफॉल के अब करीब जाते जा रहे हैं हम, लेकिन रास्ते में ये काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आई है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये ट्रेल काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है, और जैसे जैसे वाटरफॉल के पास जाते जा रहे हैं और अच्छा लगता जा रहा है। काफ़ी अच्छा अनुभव है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर वाटरफॉल के पास में, लेकिन ये ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलेगी, पर अच्छी जगह है। तो अब हम चोई वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। चोई वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, बहुत हाइट है इसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो फ्लो रेट है वो काफ़ी कम है, पानी कम आ रहा है। लेकिन ये जो चट्टानें यहाँ पर नज़र आ रही है उनका शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा आता है। हालांकि अभी ये अक्टूबर का महीना है तो यहाँ ज़्यादा फ्लो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है। चोई वाटरफॉल के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। इस वजह से यहाँ पे आप गंदगी ना फैलाएं, और जो भी प्लास्टिक वगैरह है उसको यहाँ से दूर ही फेंकें, यहाँ ना फेंकें, क्योंकि धार्मिक मान्यता वाली ये प्लेस है। चोई वाटरफॉल पहुँचने के लिए आपको लगभग 40 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है, और ये रास्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। हमें नीचे बोला गया था कि आधा घंटा लगेगा, तो लगभग उसी के आसपास है कि 40 मिनट लगता है। और रास्ता थोड़ा कच्चा है, कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं आपको चढ़ाई है, हर तरह का ट्रैक आपको इसमें मिलेगा। तो अब तीर्थन वैली के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं रोपा नामक गांव की तरफ, जहां से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ट्रैक शुरू होता है।
रोपा एक छोटा सा गांव है जिसका डिस्टेंस गोशैनी से लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसे आप बाय वॉक या फिर किसी व्हीकल की सहायता से पार कर सकते हैं। लेकिन ये रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक कच्चा रास्ता है। तो अब हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एंट्री साइट पर पहुंच चुके हैं। ये स्थान रोपा नामक गांव में स्थित है। यहाँ से ऊपर की ओर हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है, जहाँ से ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। और जब 6 किलोमीटर का हम ट्रैक करेंगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गेट आता है, एंट्री गेट। और उसके बाद हम और ट्रैक करते हुए आगे जाते हैं। थोड़े बहुत वाटरफॉल टाइप का नज़र आता है, एक रिवर नज़र आती है और वहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। एक तरह की कैंपिंग साइट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में प्रवेश करने के लिए हमें एंट्री परमिट की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस स्थान पर हम अपना व्हीकल पार्क करते हैं वहाँ तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप 6 किलोमीटर पार करके मेन गेट तक पहुँचेंगे वहाँ पर आपको परमिट दिखाना पड़ता है। उस परमिट के बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और इसका एंट्री टिकट मिलता है शमशी और साई रोपा नामक स्थान से, जहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं। और वहाँ से एंट्री टिकट कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना होता है। अगर साई रोपा फॉरेस्ट ऑफिस की लोकेशन की बात करें तो ये बंजार से गौसानी आने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है, जहाँ से आप अपना एंट्री टिकट भी ले सकते हैं और उस गार्डन को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ जानवरों का सोच के जा रहे हैं कि जानवर हमें देखने मिलेंगे, तो जानवर इतनी आसानी से नज़र नहीं आते। मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि जानवर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि रास्ता पैदल वाला है। अगर कोई खतरनाक या किसी तरह का भी जानवर होता तो पैदल शायद नहीं जाने दिया जाता। तो पैदल मार्ग में आपको किसी तरह का ऐसे जानवर नज़र नहीं आएंगे। बाई चांस कुछ नज़र आ जाए वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ आपको जानवर नज़र नहीं आते। वो एक तरह का सिर्फ ट्रैक एंड ट्रायल है कि कुछ ट्रैक अच्छे हैं, कुछ खड़ी चढ़ाई वाले हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह के ट्रैक्स आपको मिलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर कुल मिला के एक चीज़ है कि आप ऊपर जाके कैंपिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट के बीच में रुक सकते हैं, नदी किनारे बैठ सकते हैं, पर मेनली उस ऊपर जाने का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। आप नेचुरल ब्यूटी का यहाँ पर भी आनंद ले सकते हैं और वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, अदरवाइज़ ऐसी मस्ट टू विजिट वाली प्लेस वो नहीं है। तीर्थन वैली में 2 और प्रमुख स्थान हैं जिन्हें आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो चैनी कोठी और दूसरा है श्रृंग ऋषि टेम्पल। चैनी कोठी एक पुरानी बिल्डिंग टाइप की है जिसे आप बाहर से देख सकते हैं। इसमें आपको पुराना आर्किटेक्चर नज़र आएगा। और इन स्थानों की अगर लोकेशन की बात करें तो इन स्थानों का एक अलग रास्ता है, एक सेपरेट रास्ता इनका फटता है। जब हम जीबी से गोशैनी जाते हैं तो जीबी से लगभग 4 किलोमीटर पार करने के बाद एक रास्ता फटता है जो कि जाता है चैनी कोठी और श्रृंग ऋषि टेम्पल के लिए। तो अगर आप चाहें तो इन स्थानों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब जीबी में रात्रि हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट व्यू जीबी तीर्थन वैली का। आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको कई सारी लाइट्स नज़र आएंगी और ये सारी लाइट्स घर हैं और ये सारे घर इस तीर्थन वैली में बने हुए हैं। जब रात को हम इस नज़ारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे हों। अब हमारा अगला पड़ाव होने वाला है कसौल के लिए। हम चलेंगे कसौल, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा तीर्थन वैली और जीबी में रहने की सुविधा के बारे में और फूड फैसिलिटी के बारे में कि अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप कहाँ रुक सकते हैं। तीर्थन वैली, जीबी और कई सारे गांव जो बीच में पड़ते हैं, यहाँ पर कई सारे होम स्टेज़ हैं जहाँ पर आप कम बजट के साथ आसानी से रुक सकते हैं। आपको 800 से 1000 रुपये, 1200 रुपये में रूम यहाँ इजीली मिल जाता है। कई जगह डोरमेट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। कुल मिला के स्टे फैसिलिटी आपको मोस्टली जो यहाँ मिलेगी वो एक तरह का होम स्टे होगा, तो जहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं। और साथ ही अगर फूड फैसिलिटी की बात करें तो आपको जगह जगह पर ढाबे नज़र आएंगे, खासकर कि जब आप जालोरी पास से जीबी के लिए आएंगे या फिर जीबी से आप जाएंगे गुसैनी विलेज के लिए, तो बीच में आपको कई सारे ढाबे और रेस्टोरेंट टाइप के भी नज़र आएंगे जहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और ख़ासकर कि जो ढाबों का फूड है वो बहुत ही डिलीशियस है और आपको वाजिब रेट में लगभग 100 रुपये के आसपास की थाली में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें कि आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो अब इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम चल रहे हैं कसौल के लिए, जिसका डिस्टेंस जीबी से लगभग 80 किलोमीटर्स का है।
तो अब कुछ घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कसौल में, और स्पेशली अब हम रुके हैं कसौल मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं जो कि आप एज ए मेमोरी ले जा सकते हैं कसौल से। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो जिस तरह की भी आपकी चॉइस हो, आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कसौल मार्केट के पीछे एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी के पास एक नदी है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, जहाँ पर बैठकर आप अगर चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं और नेचर को एक्चुअल में फील कर सकते हैं। तो अब कसौल मार्केट से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, जो कि कसौल मार्केट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जो कि हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जो आप भापनुमा देख रहे हैं, ये जो भाप उड़ रही है, ये यहाँ पर गर्म पानी के नेचुरल फव्वारे हैं जिनका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके अंदर खाना तक बॉईल किया जाता है। यह है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा का हॉट स्प्रिंग, जहाँ से गर्म पानी के फव्वारे नज़र आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पास आ चुके हैं हॉट स्प्रिंग के। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ तो नदी है जिसका पानी बहुत ही ठंडा है, और दूसरी तरफ पानी इतना गर्म है कि भाप उड़ रही है उससे, और यहाँ बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए अब गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं और गुरुद्वारा को अंदर से देखते हैं। गुरुद्वारा में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको गर्म पानी का कुंड नज़र आएगा, जहां पर आप हाथ पैर धोकर अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। गुरुद्वारा में हमेशा लंगर चलता रहता है, तो आप यहां पर प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने कसौल कैंप्स में, जो कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बने हुए हैं। इन कैंप्स का नाम है कोविड कैंप्स, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ और लोकेशन बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जिन कैंप्स को बनाया गया है रिवर साइड पे। आप जस्ट कैंप से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको नदी नज़र आती है, जो कि है पार्वती रिवर। और आज की रात हम इन कैंप्स में ही बिताने वाले हैं, जो कि हैं कसौल कैंप्स। इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इन कैंपिंग के दौरान होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कैंप्स को अंदर से। तो अब हम आपको कैंप टूर देने वाले हैं कि कसौल में जब आप टेंट में कैंप में रुकते हैं तो अंदर से कुछ किस तरह के नज़र आते हैं, तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे साथ अंदर। तो मैम क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं कैंप के अंदर? कैंप के अंदर ये एक तो बेड रहता है, फिर एक्स्ट्रा मैट्रेस के लिए ये रहता है। इसमें मिनिमम 4 to 6 लोग आराम से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले तो एक बेड तो फिक्स है। बेड तो फिक्स अगर है। कपल्स आते हैं तो बेड के लिए, और अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इस तरह का, जैसे फैमिली है, बच्चे या फिर फ्रेंड्स है, तो वो आराम से एक्स्ट्रा बेड लगा देते हैं जी। और आगे क्या है इसमें वॉशरूम है। अच्छा, आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कैंप के रूप में प्रोवाइड की गई है। हमने इससे पहले आपको जैसलमेर के कैंप्स दिखाए थे, वहाँ पर भी रेगिस्तान के बीच में कुछ इसी तरह का नीट एंड क्लीन माहौल था, और यहाँ रिवर साइड पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ हैं, और जो सिंक है और वॉश बेसिन, और यहाँ गर्म पानी की सुविधा भी होती है। अच्छा, गर्म पानी की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इसी तरह के टेंट्स हैं मैम सारे? ये सारे ऑलमोस्ट इसी तरीके, सारे ऑलमोस्ट इसी तरह। इसको किस कैटेगरी में बोलते हैं? डिलक्स, सुपर डिलक्स? ये यहाँ एक्चुअली कैंप जो होते हैं वो सब सेम ही रहते हैं। इसको डिलक्स कैटेगरी टेंट। अच्छा, डिलक्स ये जो हमारे टेंट है वो डिलक्स कैटेगरी। अच्छा अच्छा सर, क्या यहाँ हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल है? फैसिलिटी अगर आपको लगता है कि हमको हीटर की जरूरत है जी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं जी। 300 to 500 रहता है। अच्छा, 300 to 500 के बीच में, तो साइज ऑफ हीटर। अच्छा, हीटर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कैंपिंग के दौरान सबसे बेस्ट पार्ट होता है बॉनफायर और डीजे नाइट का।
बॉनफायर और डीजे नाइट के साथ साथ डिनर भी रेडी रहता है, तो जब भी आप चाहें डिनर भी ले सकते हैं और साथ ही अपने मनपसंद के गानों पर डांस भी कर सकते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है और जो नदी हम देख रहे हैं यह है पार्वती नदी, यानी कि पार्वती रिवर, जिसके किनारे ये कैंप्स बने हुए हैं। तो अभी हम रुके हैं कोविड कैंप्स में, यानी कि कसौल के अंदर नाइट कैंपिंग कर रहे थे हम। रात का टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन रात के टाइम मैं आपको ये नज़ारा नहीं दिखा पाया और आज कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। सुबह का टाइम हो चुका है। ये जो नदी बह रही है ये है पार्वती रिवर, जो कि जस्ट पास में ही है कैंप के, रिवर साइड कैंप से हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये नदी का जो टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस में जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। और उसी के जस्ट पास में बिल्कुल नेचुरल स्रोत है गर्म पानी का। ये गर्म पानी के कुंड हैं जो कि यहाँ बने हुए हैं। आप यहाँ पे भाप भी देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं। ये एक कुंड है, एक वो कुंड है, और ये नेचुरल गर्म पानी है। सर थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी बताएंगे कि आखिर ये गर्म पानी आ कहाँ से रहा है, या फिर इसके पीछे कहानी क्या है? अभी हमने भी सुना है जो पीछे से जो इसका स्टोरी हिस्ट्री है जी, ये लगभग आज से 5,500 साल पहले शिव पार्वती यहाँ से, माता पार्वती और शंकर भगवान यहाँ से गुजर रहे थे जी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा उनको, यहाँ पे बहुत ही पवित्र जगह थी। तो उन्होंने तय किया कि हम यहाँ पे थोड़ा रुक के भक्ति वगैरह करेंगे। तो वो 1100 साल यहाँ पे रुके थे। उसके पश्चात उनको एक दिन क्या हुआ कि उनका एक मणि का झुमका था, वो नीचे गिर के पैताल में चला गया जी। तो वहाँ से फिर वो चला गया शीशनाग के पास। तो सभी, वो मिल नहीं रहा था, फिर सभी देवताओं ने उनके आगे प्रार्थना करके वो बाहर मंगवाया। तो वो जो शीशनाग की अपनी फुंकार से जो उन्होंने बाहर फेंके ना मनिया, तो उसमें से एक ये गर्म कुंड निकला है। अच्छा, जो इसका धार्मिक रूप से एक पवित्र कुंड है। इस तरह से हिमाचल में और भी कई कुंड है ना सर? बहुत सारे। जो मेन है यहाँ से आगे आप देख रहे होंगे, जहाँ पे आप मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है उसके साथ में है जी। तो वहाँ पे भी प्रकट है। फिर ये इस एरिया में है। फिर एक गर्म पानी का कुंड खीर गंगा में है। खीर गंगा में जो 9 किलोमीटर का ट्रैक करके जाते हैं, तो वहाँ पे है। और एक मनाली में वशिष्ठ टेम्पल करके, तो वहाँ पे इतना गर्म नहीं है, उसका थोड़ा कम गर्म है, ठीक है, गुनगुना पानी है वहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा गर्म है। जब आप कैंपिंग करते हुए सुबह उठते हैं तो आपके लिए नाश्ता रेडी रहता है। नाश्ते में डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टाइम पर जो चीज़ें उपलब्ध थी वो थी मैगी, पोहा, चाय और कॉफ़ी। तो चलिए अब जानते हैं क्या चार्जेस होते हैं इन टेंट्स के, सर और मैम से। सर चार्जेस क्या होते हैं? सर इसका जो जैसे कपल्स जो चार्ज है उसका 2800 पर नाइट का है। इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर आएगा जी। और जैसे ग्रुप टूर करते हैं आप, तो उसमें टेंट में 4 लोग भी आते हैं, 5 लोग भी आते हैं, तो पर पर्सन का कॉस्ट होता है 1200-1300 सीजन के अकॉर्डिंग जी। अगर जैसे 4 लोग हैं या 6 लोग भी आ जाते हैं इसमें, तो जितने लोग बढ़ जाएंगे उतना थोड़ा कॉस्ट जो है कम हो जाती है। मतलब जितने टेंट में लोग ज्यादा रहेंगे उतना कॉस्ट कम होता जाएगा जी। ठीक है सर। और एक चीज़ बताइए सर, यहाँ तक अगर किसी टूरिस्ट को पहुँचना है तो इस जगह की लोकेशन क्या है और वो कैसे पहुँच सकता है? यहाँ पे अगर जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है तो बाय वोल्वो भी आ सकता है जी, पर्सनल कार में भी आ सकता है, टैक्सी करके भी आ सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस टेंट की जो लोकेशन है नियर बाई मणिकर्ण, यहाँ से 1 किलोमीटर है हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे जो मणिकर्ण गुरुद्वारा जो है, जो भोलेनाथ जी का टेम्पल है यहाँ पे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, तो वहाँ तक भी वोल्वो आती है। फिर यहाँ से हम लोकल टैक्सी भी कर सकते हैं। बस डायरेक्ट दिल्ली से आती है? डायरेक्ट वोल्वो दिल्ली से आती है। सर थोड़ा सबसे पहले ये बताइए कि अगर तीर्थन जीबी किसी को आना है तो वो कैसे आ सकता है? तीर्थन जीबी जैसे कोई चंडीगढ़ से आ रहा है या पठानकोट से आ रहा है तो HRTC की बसें चलती हैं, तो उसके जरिए वो तीर्थन या जीबी पहुँच सकता है। ओके जी। और अगर लोकल साइट सीन की बात करें, लोकल साइट सीन के लिए देखो, बस जो है, बस हर पॉइंट तक तो बस नहीं जाती, तो टाइम टू टाइम बसें चलती हैं, या फिर आप लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी ही मेन साधन होगा, मतलब मेन टैक्सी रहेगा यहाँ। मुझे भी ऐसा देखने में मिला कि जो बसेस चल रही हैं वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, टाइम टू टाइम ही बसें चलती हैं, मतलब 3 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद एक बस आती है। तो अगर साइट सीन करना तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप कसौल जीभी तीर्थन घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और बहुत आरामदायक हो सकता है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। और हमने भी इसी फ़ायदे को देखते हुए एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर्स अभी हमारे साथ ही हैं। अगर आप भी चाहें तो इनके साथ ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो जो पैकेज हमने बुक किया था उसके अलावा भी प्रिया ट्रैवल्स और कई सारे पैकेजेस ऑफ़र करते हैं। तो अब मैं मैम से जानना चाहूँगा कि वो पैकेजेस कौन से हैं और किन किन लोकेशंस के लिए हैं। तो ये पैकेज के अलावा हमारे पास हिमाचल के और भी कई सारी डेस्टिनेशंस के हैं, जैसे अमृतसर डलहौजी धर्मशाला हो गया, शिमला मनाली या फिर मनाली कसौल, और कश्मीर, गोवा, राजस्थान, केरला, दार्जिलिंग। सो इन ऑल डोमेस्टिक पैकेजेस सारे ही हमारे पास, और ये कस्टमाइज पैकेजेस अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। जैसे क्लाइंट को जितने दिन का पैकेज चाहिए, जो होटल कैटेगरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये पैकेजेस कस्टमाइज हो जाते हैं। ओके मैम। तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।